उसके बाद कर क्लास के बाद में वो भी करवा देता हूँ, क्वेश्चन ही, नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। मैंने आपको एनर्जेटिक्स में अपनी लास्ट क्लास में Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी वाला कॉन्सेप्ट दिया था और एक ओ लेवल वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया था, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन वाला। मैं Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी के आपको दो सवाल करा चुका हूँ। एक मैंने आपको ये 2 ग्राम मैग्नीशियम वाला कराया था, एक मैंने आपको 25 सेंटीमीटर के HCl मिक्स विद 25 सेंटीमीटर 0.1 मोलर NaOH का कराया था। और मैंने आपको आखिर में एक पॉइंट बताया था कि इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मैं एक ना लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सवाल भी करा देता हूँ आपको, ताकि बस ज़रा ये बात इसको इस पर वाइंड अप कर दूंगा, ताकि आप कुछ चीज़ों का ख्याल पेपर में रखें बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसमें मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 molar, 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 molar HCl। 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 molar HCl mixed with 30 centimeter cube of 0.1 molar HCl mixed with 40 centimeter cube of 0.1 molar NaOH, ठीक है, at 22 डिग्री सेंटीग्रेड। The final temperature of solution, the final temperature of solution was observed 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोल दे या इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल दे बेटा। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोल दे इस केस में, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपको बोला ताकि मैं आपको ना एक लिमिटिंग वाली बात समझा सकूं, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हमें पता है HCl प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करे तो ये बनाता है NaCl और साथ में बनाता है H2O, ठीक है। अच्छा, इधर रेशो क्या है, 1:1 का है, ठीक है। रेशो क्या है बेटा, 1:1 का रेशो है, यानी HCl और NaOH में रेशो 1:1 है, ठीक है। हम सबसे पहले अमाउंट ऑफ हीट किलो जूल में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे, मैंने आपसे पहले कहा था, वो आपका आंसर किलो जूल में आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T अपॉन 1000 बेटा। इसका आंसर आपके पास डायरेक्ट ना किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर आप Q निकालें और आपके पास कैलकुलेटर हो तो मेरी थोड़ी हेल्प कीजिएगा बेटा। 30 सेंटीमीटर क्यूब 40 सेंटीमीटर क्यूब के साथ मिक्स किया गया है, तो 30
प्लस 40 टोटल कितना हो गया 70 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो बेटा 70 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 70 ग्राम। तो आपके पास मास आ जाएगा टोटल 70 बेटा, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 होती है, याद रख लो तो अच्छा है वरना पेपर में गिवन होती है। नाउ चेंज इन टेम्परेचर बेटा, इनिशियल टेम्परेचर था 22, फाइनल टेम्परेचर था 27, तो चेंज आ गया 5 आ गया ना, इनटू 5, ये आ गया 5 बेटा, ठीक है। और आपने डिवाइड कर दिया इसको 1000 से। अब अगर आप इसे अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लें तो मुझे यकीन है मुझे आसानी हो जाएगी कि आप मुझे इसका आंसर बता देंगे दफ़ा के 1.63। अच्छा, चूंकि राइज इन टेम्परेचर हुआ है तो आपने साइन माइनस का लगाया और ये आपके पास आंसर आ गया बेटा किलो जूल में। अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड ना करता तो मेरा आंसर जूल्स में होता, मैं बाद में डिवाइड कर देता 1000 से, बात तो एक ही होती। ये आ गया किलो जूल। अब एक यहाँ पे मसला क्या है, जो मैं जिसके लिए मैंने ये सवाल आपको करवाया वो मसला क्या है। मसला ये है कि अगर आप HCl के नंबर ऑफ मोल्स यूज्ड निकालें तो कैसे निकालेंगे। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा 0.03 dm³, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1, तो बेटा आपको मोल्स ऑफ HCl दिए हुए हैं 0.003, ये HCl के मोल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें आपने NaOH के कितने मोल्स यूज़ किए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH यूज्ड कितने निकाले। आपको वॉल्यूम दिया हुआ था 0.04 बेटा, आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.1, तो आपने मोल्स निकाल लिए NC/V से। आप करके देख लें, आपके पास आंसर आएगा 0.004 आ गया। अब यहां पर आपने एक बात को समझना है बेटा, ठीक है। आई थिंक वही है मेरा ख्याल है, हाँ, बिकॉज आई डोंट हैव। ओके, तो 0.004 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें रेशो 1:1 है, लेकिन आपको जो गिवन रेशो दिया हुआ है वो 1:4 का नहीं है। आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स एक्सेस में दिए हुए 1:1 के रेशो से, तो 0.003 के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.003 मोल्स चाहिए। आपको कितने दिए हुए हैं 0.004। इसका मतलब ये मोल्स आपको दिए हुए हैं एक्सेस, और बेटा अगर ये एक्सेस हैं तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। बस मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जब आप इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालें तो आप उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, इस तरह इंथैल्पी चेंजेस भी लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो अब आप किससे स्टार्ट करोगे बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट से। कैसे बेटा, देखिएगा, आप इसे कहोगे लाइक दिस, 0.003 मोल से रिलीज्ड एनर्जी थी बेटा 1.463 किलो जूल, राइट। तो अगर आप 1 मोल यूज़ करेंगे तो 1 मोल से जो रिलीज्ड एनर्जी होगी वो हो जाएगी x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आप देख लें बेटा, जो भी आपके पास आंसर आ रहा है जस्ट चेक इट, देखें ज़रा क्या आ रहा है, देखें क्या आंसर आ रहा है। 48.7.67 ये आ गया बेटा किलो जूल पर मोल। आई होप अब आपको ये Q=mc∆T वाली चीज़ें तंग नहीं करेंगी। मैंने आपको बहुत डिटेल से एक बात बताई बेटा, और क्या बताई मैंने कि यार जब भी तुम Q=mc∆T वाले क्वेश्चन सॉल्व किया करो ना, तो आप हमेशा m का ख्याल रखा करो, क्योंकि आप
जो सिली मिस्टेक्स करते भी हो ना, तो वो आप एम में करते हो कि एम की जो 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 चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये हो गया हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चन। पहले टाइप के क्वेश्चंस क्या थे? बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा टाइप क्या था हमारा? Q इज इक्वल टू एब्सोल्यूट। तीसरा हमारा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, हैसेस लॉ बेटा। हैसेस लॉ, इसके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले हम आज थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन करते हैं, ज़रा से सलाम दुआ करते हैं। इसने बोला क्या था बेटा, और ये था कौन, क्या इसने सोचा था। अब मैं खुद जैसे कभी कभी डिस्कस करता हूँ चीज़ों को, तो मुझे ना सबसे पहले जो साइंटिस्ट पसंद है, जो सबसे अच्छा पसंद है, वो मेंडलीव था, जिसने पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया था। मतलब मुझे लगता है उसका काम बहुत आउटस्टैंडिंग है, हर साइंटिस्ट का है आउटस्टैंडिंग, उसका काम केमिस्ट्री में बहुत आउटस्टैंडिंग है। ये अरेंजमेंट इतना आसान काम नहीं था। दूसरे नंबर पे वैन डर वाल, जिसने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कवर किए हैं, बहुत बेहतरीन उसने कैटेगराइज की इन चीज़ों को, डिस्कवर किया। और एक जो मुझे साइंटिस्ट और भी पसंद है, बस उसमें से एक ये भी है, हैसेस। इसने भी बहुत कमाल की रिसर्च की है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना लॉ, आप सबको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी आप ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसने उस बात को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्कवर किया है, बड़ी बेहतरीन तरीके से। मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको मैं लिखता हूँ इसने बोला क्या। इसने कहा बेटा, पहला स्टेटमेंट इसका ये था, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन enthalpy change of reaction is independent. Enthalpy change of reaction is independent of routes taken to complete that reaction. To complete that reaction. Enthalpy change of reaction is independent of routes taken to complete that reaction. इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अपनी अगले पॉइंट पे। अ रिएक्शन, इसका मतलब समझाता हूँ, फिर हम उसे एक्सप्लेन और करते हैं। अ रिएक्शन इज कंप्लीटेड a reaction is completed in one step. A reaction is completed in one step or more. आप किसी रिएक्शन को एक स्टेप में कंप्लीट करें या एक से ज़्यादा में। इसने कहा इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन enthalpy change of reaction remains constant, वो नहीं चेंज होती। अच्छा, क्या मतलब, ज़रा एक मतलब इसको मैंने अब इसको ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, इनके दो स्टेटमेंट का मतलब समझाता हूँ। हैसिस कहता है आप एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर करें, जैसे दो स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक केमिकल रिएक्शन दो अलग अलग तरीकों से किया। जैसे एक बच्चे ने कहा मेरे पास एक रिएक्टेंट था ए, और मैंने उस रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट था सपोज डी, ठीक है। एक बच्चे ने एक ही स्टेप में ए को डी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और उसने चेक किया कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, और इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज लेट सपोज
100 किलो जूल पर मोल थी। माइनस 100 किलो जूल पर मोल का मतलब 100 किलो जूल एनर्जी इसमें से रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब दोबारा देखें, एक और बच्चा, एक और स्टूडेंट है, उसको भी ए से डी बनाना था। उसने कहा मैंने पहले ए को कन्वर्ट किया बी में, फिर मैंने बी को कन्वर्ट किया सी में, और फिर मैंने सी को कन्वर्ट कर दिया डी में। अब देखो, एक बच्चा एक स्टेप में कर रहा है, दूसरा बच्चा उसे 3 स्टेप में कर रहा है। ये हो गया आपका स्टेप 1, ये आपका हो गया स्टेप 2, ये आपका हो गया स्टेप 3। एक बच्चा एक स्टेप में कर रहा है, एक बच्चा 3 स्टेप में कर रहा है। हेसिस कहता है आपकी इंथैल्पी चेंज कांस्टेंट रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कैसे, देखिए, जब दूसरे बच्चे ने ए से बी बनाया तो रिलीज होने वाली एनर्जी थी -50 किलो जूल पर मोल। फिर उसने बी से सी बनाया तो -20 किलो जूल पर मोल। फिर उसने सी से डी बनाया तो -30 किलो जूल पर मोल। आप गौर करें बेटा, एक स्टेप और 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, मगर इंथैल्पी चेंज में क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। अगर आप इसे कहते हो डेल्टा एच आर 1, इसे कहते हो डेल्टा एच आर 2, और इसे कहते हो डेल्टा एच आर 3, तो एक्चुअली हेसिस कहता है कि डेल्टा एच आर यानी कि पहला स्टेप या पहला रूट बराबर होगा दूसरे स्टेप्स के, यानी दूसरे रूट के, जिसमें कौन कौन सी एनर्जीज आ रही हैं? डेल्टा एच आर 1 प्लस डेल्टा एच आर 2 प्लस डेल्टा एच आर 3 के बराबर है। आप गौर से देखें, अब वो कहता है लेट्स सपोज दिस इज योर रूट 1। आपने इसे कहा दिस इज रूट नंबर 1, एंड बेटा दैट इज योर रूट। अब ये क्या हो गया? अब इसे मैं ऐसे कैसे, अच्छा मैं यूं कर सकता हूं, एक मिनट, दैट इज रूट नंबर 2, ठीक है। इससे हो जाएगा ना ये। अभी देखिए, अबे यार, कभी कभी ना मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मगर खैर दिस इज योर रूट 2, ऐसे ही कर लो, छोड़ो इसको। हेसिस कहता है बेटा रूट 1 इज ऑलवेज इक्वल टू रूट 2। रूट 1 हमेशा रूट 2 के बराबर। तो रूट 1 में एनर्जी क्या है? डेल्टा एच आर कितनी है? -100। आप रूट 2 की एनर्जी जरा ऐड करें बेटा, आंसर वही आएगा -100। तो आप एक स्टेप में रिएक्शन करें, एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन करें बेटा, आपकी इंथैल्पी चेंज हमेशा क्या आएगी? सेम। अच्छा, मैं आपको ना एक अभी और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देता हूं। पहले जरा एक बात को सुनिएगा, मैं आपको एक फैक्ट समझाता हूं, शायद आपको हेसिस लॉ की कदर समझ में आए। आप जितनी भी चीजें खाते हैं, आप देखें वो जो खाने पीने की चीजें होती हैं, उन खाने पीने की चीजें के वो जो रैपर होते हैं या उनके बॉक्सेस होते हैं, उन पे किलो जूल पर मोल हर चीज की किलो कैलोरीज एनर्जी कैलकुलेशंस दी होती है। इवन आप कोई ग्लूकोज खा रहे हो, उस पर भी आपको एनर्जी लिखी हुई होती है। अब जरा सुनिएगा बात को, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। पता है, मैं कहता हूं आप सपोज करें बेटा, आप 10 ग्राम ग्लूकोज, सुनिएगा बात को, 10 ग्राम ग्लूकोज कंबस्ट कर दें, जला दें लैब में,
एंड सपोज करो बेटा उस 10 ग्राम ग्लूकोज को जलाने से 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है। सपोज 10 ग्राम ग्लूकोज को कंबस्ट करने से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? 50। पता है अगर आप 10 ग्राम ग्लूकोज खा ले आपकी बॉडी में 50 किलो जूल एनर्जी ही क्रिएट होगी बेटा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कभी देखा किसी शख्स ने ग्लूकोज खाने के बाद चूल्हे पे बैठ के अपने आप को हॉट किया हो, गर्म किया हो, ताकि उसका जो ग्लूकोज है वो वो हो जाए, कंबस्ट हो जाए? नहीं। अब सवाल ये है कि अगर आप 10 ग्राम ग्लूकोज को जला दें और वो 50 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वही 10 ग्राम ग्लूकोज आप खा लें तो आपकी बॉडी में भी सेम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाउ? कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, मैं आपको समझाता हूं। अभी जो मैंने ऊपर बताया ये ऐसे होता है बेटा कि जब आप ग्लूकोज को लैब में जलाते हैं तो वो एक स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। जब आप ग्लूकोज खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक से ज्यादा स्टेप्स हो रहे होते हैं उस ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन के बेटा, काम वही हो रहा होता है। और जब आप टोटल एनर्जी सम अप करेंगे एनर्जी वही आएगी। तो ये जो फूड के ऊपर डिफरेंट एनर्जीज लिखी गई होती है ना, जरूरी नहीं है ये रिएक्शन लैब में परफॉर्म किए गए हों, या ये जरूरी थोड़ी है आपकी बॉडी के अंदर कोई गया और आपने एनर्जी देखी हो। नहीं, ये सब कैलकुलेशंस है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप हर रिएक्शन को कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के डेफिनेशन क्या कराई है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। आप सोचे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, सपोज करो बेटा C2H5OH इथेनॉल है, मैं आपको बोलूं यार इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन बनाओ, तो आप क्या बोलेंगे? सर 1 मोल बनाए, बना दिया। किससे बनाए? अपने ही एलिमेंट से बनाए। किस कंडीशंस पे बनाए? स्टैंडर्ड कंडीशंस में बनाए। यही बोला था मैंने बेटा। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा भाई, कार्बन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन पे सॉलिड। 2 कार्बन लिए, दोबारा देखिएगा, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे डायटोमिक गैस, ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे डायटोमिक गैस। आपने यहां हाफ लगाया, यहां 3 होगा, ठीक है। ये हो गई इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन, राइट। अब मेरी बात सुने, आप गौर करें, क्या ये रिएक्शन रियल में पॉसिबल है? नहीं। ऐसा होने लगता हर शख्स घर पे बना रहा होता और पी के टुन इथेनॉल बन रही है भाई। क्या किया? कार्बन मिलाया, हाइड्रोजन मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया, इथेनॉल बन गई। और भाई रियल में ऐसा होता ही नहीं है। आप ये रिएक्शन कर ही नहीं सकते रियल में, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। लेकिन हेसिस कहता है आप इस रिएक्शन की भी इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। अब अंदाजा लगाएं इसने कितना बेहतरीन काम किया। इसने कहा वो रिएक्शंस जो आप थ्योरेटिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, आप उन रिएक्शन की भी इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो। कभी सोच आपको देखें ना, आप एक डब्बा लें, उसके अंदर कार्बन फेंकें, थोड़ी हाइड्रोजन थोड़ी ऑक्सीजन मिलाएं, उसमें से इथेनॉल निकलना शुरू हो जाएगी। एक डब्बे में नीचे टूटी लगाएं, खोलें और पी के टोन। नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकली नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्या हो? आपने एलिमेंट्स, आप मेरी बात सुनो, कितने सारे एलिमेंट घूम फिर रहे हैं, कब कंपाउंड बन रहे हैं हर रिएक्शन के लिए नहीं बना सकते। बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं इथेनॉल, लेकिन इस तरीके से नहीं बन सकता। ये तरीका ये नहीं होता, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, चल भाई जिन थोड़ी है, ये मिलाया वो मिला, जिन निकल गया, ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस तरह के बहुत सारी फॉर्मेशन की इक्वेशन है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हेसिस कहता है आप उनकी इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोडक्ट का कोई ना कोई दूसरा रूट जरूर होगा। अब देखिएगा गौर से, कैसे मैं समझाता हूं, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आप कार्बन से, गौर से देखिएगा, अब अगर आप कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, सुनते जाइएगा। क्या आप हाइड्रोजन से वाटर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। गौर से देखिएगा, थोड़ी देर रुक के सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं।
आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली इथेनॉल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, लेकिन आप कार्बन को जला के कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, हाँ। आप हाइड्रोजन को जला के वाटर बना सकते हैं, हाँ। आप इथेनॉल को जला करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना सकते हैं, हाँ। यानी आप ये वाला काम कर सकते हैं, आप ये वाला काम कर सकते हैं, इसे 1 कह देता हूं सपोज, इसे 2 कह देता हूं। आप ये वाला काम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब आप देखें, आप फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, बट आप बाकी सारे काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हेसिस कहता है ये आपने एक स्टेप में बनाया, ठीक है, एक स्टेप में। आप क्या करें, एक स्टेप में। आप इसको एक स्टेप में ना बनाएं, एक से ज्यादा स्टेप में बनाएं, बात एक ही होगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल, हेसिस ये कहता है आप पहले कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इथेनॉल बनाएं, जो आप नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद आप इथेनॉल को जला दें, आप ये काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आप कार्बन और हाइड्रोजन को डायरेक्टली जला के भी क्या बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना सकते हैं। तो बेटा √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2, यानी आपने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इथेनॉल बनाया, इथेनॉल को जला दिया, ये √1 हो गया। और आपने कार्बन और हाइड्रोजन को इंडिविजुअली जला दिया, √2 हो गया। हेसिस कहता है √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। अब सवाल ये कि सर ये जो आप बार बार कहते हैं √1 इज इक्वल टू √2, ये पहचानेंगे कैसे? वैसे तो प्रैक्टिस होगी आपकी। एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं, जरा गौर से देखिएगा बेटा, छोटी सी बात को जरा गौर से देखिएगा, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए आपको। रूट कैसे डिसाइड करते हैं? अभी ऐसा नहीं एक ही दफा में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। रूट कैसे डिसाइड करते हैं कि सर √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2, ये पता कैसे चलता है बेटा? पता ऐसे चलता है जहां से एरोज इनिशिएट हो रहे हो, निकल रहे हो, एंड ना हो रहे हो, जहां एरोज की टेल हो, हेड ना हो, जहां से एरोज इनिशिएट हो वो आपका स्टार्ट होता है। जहां एरोज आकर के मर्ज हो रहे हो, एंड हो रहे हो, जहां एरोज की सिर्फ हेड्स हो, वो आपका टारगेट होता है। हेसिस कहता है स्टार्ट से टारगेट तक हमेशा 2 रूट्स होते हैं और √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। फॉर एग्जाम्पल, सुनना बात को, फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं मैं समझाता हूं। ये देखिए, मैं इन रिएक्टेंट को एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, मैं इस प्रोडक्ट को एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, देखते जाइएगा, और मैं इनको भी एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, गौर से देखिए, इसे समझने में आसानी हो जाएगी। आप चेक करें बेटा, आपके एरोज किस जगह से इनिशिएट हो रहे हैं? जहां आपके एरोज की सिर्फ टेल्स हैं। आप बोलेंगे सर ये रही, ये देखें बेटा, ये आपका स्टार्ट हो गया। अब बताएं कहां पे जाकर के एरोज मर्ज हो रहे हैं? सारे एरोज आके मर्ज हो रहे हैं, ये देखें बेटा, यहां हो रहे हैं मर्ज, और से देखिए, ये आपका टारगेट हो गया। हेसिस कहता है स्टार्ट से टारगेट तक हमेशा 2 रूट्स होते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये हो गया √1 और ये हो गया √2, दैट्स इट। वो कहता है √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। अब चेक करें √1 में कौन कौन सी एनर्जीज हैं? ΔHF प्लस ΔHR3। बेटा √2 में आपके पास क्या क्या चीजें हैं? ΔHR1 जो कि मल्टीप्लाई होगी, वो बात की बात है, यहां पे 2 मोल्स हैं, वो देखेंगे बाद में, और प्लस ΔHR3 हो गया बराबर। मैंने लिखा √1 इज इक्वल टू √2। अब तुम गौर से देखिए, क्या आप इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो आप इसे वहां ले जाए ना बेटा,
ये देखें आप, ये हो जाएगा डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच आर वन प्लस डेल्टा एच आर थ्री माइनस, सॉरी, डेल्टा एच आर वन प्लस डेल्टा एच आर टू, डेल्टा एच आर वन प्लस डेल्टा एच आर टू इज इक्वल टू डेल्टा एच आर थ्री। ठीक है बेटा, ये जो रूट है, ये वाला रूट, ये वाला रूट, दिस इज रूट टू, और बेटा ये ऊपर वाला रूट इज रूट वन। तो रूट टू में आपके पास दो एनर्जी है, डेल्टा एच आर वन, डेल्टा एच आर टू, और आपके पास रूट वन में आपके पास है डेल्टा एच एफ प्लस डेल्टा एच थ्री। हेसिस कहता है रूट वन इज ऑलवेज इक्वल टू रूट टू। सर रूट टू के अंदर बस वो डेल्टा एच आर वन और आर टू दोनों है ना, आप चेक करें ना, वो दोनों एरोज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग से। आगे देखें, मैं कुछ अभी मैंने कहा ना एकदम से नहीं समझ में आएगी, पहले थोड़ा सा इसका काम, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके समझ में आएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ हेसिस लॉ के बारे में, दोबारा देखिएगा। इससे पहले कि मैं हेसिस लॉ के बारे में अब आपको थोड़ी और डिटेल बताऊँ, पहले आप एक बात को सुनिएगा, कुछ बेसिक बातें। हेसिस लॉ की कैलकुलेशंस से पहले बेटा आपको हेसिस लॉ के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, और ये की पॉइंट अगर आपके दिमाग में नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन में टाइम ज़ाया होगा, टाइम। और मैं चाहता हूँ बेटा आपका टाइम ज़ाया ना हो, तो आप प्लीज़ बेटा थोड़ा गौर कीजिएगा। पहली बात, नंबर वन, कुछ की पॉइंट समझा रहा हूँ आपको। ये हेसिस लॉ की कैलकुलेशन से पहले पहले आपको पता होने चाहिए। पहला की पॉइंट बेटा, मेरे पास क्लोरीन गैस थी, मेरे पास क्लोरीन गैस है। अब सोचो, क्या कोई स्टेट का चेंज आया? नहीं। क्या कोई एलिमेंट पे कोई चेंज आ रहा है? नहीं। मतलब इस रिएक्शन में या इस स्टेप में कोई एनर्जी चेंज ही नहीं आया, तो आप इंथैल्पी चेंज इसकी क्या लेंगे? जीरो। मैंने पहला की पॉइंट आपको क्या समझाने की कोशिश की है, इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट हमेशा क्या होगी बेटा? जीरो होगी। दोबारा सुने, मेरे पास आयरन सॉलिड था, मेरे पास आयरन सॉलिड है, क्या आपको लगता है इस चेंज में कोई एनर्जी चेंज इन्वॉल्व है? नहीं। तो मैं कहूंगा इंथैल्पी चेंज जीरो होगी। पहला की पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया, इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट सेम स्टेट में क्या होती है? जीरो। अब मसला क्या है, जब मैं बच्चों को कैलकुलेशन समझा रहा होता हूं ना, तो मैं एलिमेंट्स टू एलिमेंट चीज़ों को इग्नोर कर देता हूं। अच्छा, बच्चे बोलते हैं सर आपने इस एलिमेंट का एरो नहीं बनाया। अरे बेटा, एलिमेंट टू एलिमेंट सेम स्टेट में एंथैल्पी चेंज क्या होती है? जीरो। इग्नोर करो। वैसे भी जब आपको हेसिस लॉ की कैलकुलेशन के अंदर एग्जामिनर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, आप नोट कीजिएगा बेटा, वो आपको एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन देता ही नहीं है। तो इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट सेम स्टेट क्या होती है? जीरो। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया बेटा, कि इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट विद सेम स्टेट, बेटा ये भी याद रखिएगा, सेम स्टेट इज जीरो। क्या मतलब, सपोज करो आयरन सॉलिड था, एलिमेंट है, आयरन लिक्विड हो गया, एलिमेंट है, इंथैल्पी चेंज है क्योंकि स्टेट चेंज हो गई है। तो इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट सेम स्टेट पे हमेशा क्या होती है बेटा? जीरो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए बेटा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक एग्जांपल से, क्योंकि ये बेसिक बातें समझ में आएंगी ना, हो दिमाग में होंगी तो मेरे हेसिस लॉ के क्वेश्चन समझ में आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आप सोचें, कंपाउंड टू कंपाउंड,
स्टेट सेम है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, यार ये बताओ, क्या इस प्रोसेस में, इस स्टेप में कोई एनर्जी चेंज आया है? नो। आप कहेंगे सर इंथैल्पी चेंज जीरो होगा। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, दोबारा देखिएगा बेटा। H2O लिक्विड था, H2O लिक्विड है। कंपाउंड था, कंपाउंड है, लिक्विड था, लिक्विड है, कोई एनर्जी चेंज आई? नहीं। आप कहेंगे इंथैल्पी चेंज क्या होगी? जीरो। अगेन बेटा स्टेट वाली बात पे बहुत इन्फेसाइज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी कंपाउंड टू कंपाउंड सेम स्टेट अगर हो तो इंथैल्पी चेंज फिर भी जीरो होगी। तो कभी कभी तुम देखना मेरी वर्किंग के अंदर मैं करता क्या हूं, मैं कभी कभी कंपाउंड्स को इग्नोर कर रहा होता हूं और कभी कभी एलिमेंट्स को इग्नोर कर रहा होता हूं। वो इसलिए कर रहा होता हूं बेटा कि इंथैल्पी चेंज एलिमेंट टू एलिमेंट हो, कंपाउंड टू कंपाउंड हो, सेम स्टेट में क्या होती है बेटा? जीरो। तो मेरी दूसरी बात तुम्हें क्या समझ में आई, जो मैं तुम्हें सेकंड बात समझाना चाह रहा हूं? कैलकुलेशन से पहले पहले वो है इंथैल्पी चेंज compounds to compounds with same state is zero. सही है। इंथैल्पी चेंज कंपाउंड्स टू कंपाउंड्स विद सेम स्टेट हमेशा क्या होगी? जीरो। एक आखिरी की पॉइंट, ये मैं रिवाइज कर रहा हूं, मैं आपको वैसे तो पहले बता चुका हूं, ठीक है। तीसरा की पॉइंट जो आपको हमेशा ख्याल रखना है बेटा, कोफिशिएंट्स, जिसे आप क्या कहते हैं? मोल्स। कोफिशिएंट जिसे आप क्या कहते हैं बेटा? मोल्स। कोफिशिएंट्स विल बी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं अपने नॉर्मल लेक्चर के अंदर भी, विल बी multiplied by enthalpy change। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। शायद देखो, मैं एक दफ़ा ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, तो एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, मुझे उम्मीद है आपको वापस याद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ लिखा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ठीक है, और यहाँ पे है H2O लिक्विड। इस रिएक्शन को आप कह सकते हैं दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं, और आप इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी कह सकते हैं, ठीक है, जो भी कह दो। अब मैं आपको एक सवाल दे, ये हो गया। अच्छा, अगर कहीं पर सपोज करो वो आपसे कहता है कि 3H2 गैस है, 3/2 O2 गैस है और 3H2O लिक्विड है। अब आप चाहो इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ, आप चाहो सपोज करो मैंने इसे कंसीडर किया हुआ था इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। पता है क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि पहले मैंने कितने मोल्स बर्न किए थे? 1। अब कितने कर रहा हूँ? 3। और दोबारा सुने, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर की जो भी चीज़ इक्वेशन थी या जो वैल्यू थी, मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से फॉर दिस इक्वेशन। क्यों
बेटा पहले कितने मोल्स वाटर बन रहा था और इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन या कंबशन थी 1। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के कितने मोल्स हो रहे हैं, यानी वाटर कितने मोल्स फॉर्म हो रहा है 3। तो मैं उस वैल्यू को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3। हम जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना हैसेस लॉ की, अनफॉर्चुनेटली उस कैलकुलेशन में हम इस बातों का ख्याल नहीं रखते। मतलब आपको इन बातों का ख्याल रखना है बेटा कि जब आप किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी चेंजेस वगैरह निकालते हैं तो उन इंथैल्पी चेंजेस को निकालते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें बेटा कि जो कोफिशिएंट होता है उसमें ध्यान देना है, उससे मल्टीप्लाई कर। हम करते हैं क्या, निकाल तो लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं कर रहे होते, तो उसमें ज़रा गड़बड़ हो जाती है, तो ज़रा ख्याल रखिएगा। मैं आपको ना इस लास्ट वाली जो की पॉइंट है उसका एक छोटा सा एक साइकिल बना के समझाता हूँ ताकि मेरी बात थोड़ी अच्छी इम्फेसाइज हो जाए ना यार, आपको बात ज़रा समझ में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कोई सवाल, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2NO2, ठीक है, प्लस H2O, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और यहां मैंने लिखा HNO3, और सपोज करो मैंने यहां पे लिखा HNO2, ठीक है। अब वो मुझे कहता है इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक है। और उसने मुझे गिवन क्या दी हुई है, सपोज करो फॉर्मेशन दी हुई है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4, यानी उसने मुझे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अबे लो पावर मोड, ओके, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O दिया हुआ है, इंथैल्पी चेंज ऑफ नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड दिया हुआ है, फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ लिखा एग्जाम, इससे तुम्हें इंशाल्लाह बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। अच्छा, एरोज कब कैसे बनाते हैं सब डिस्कस करेंगे, बात की बात है, अभी फ़िलहाल उस पॉइंट पे तवज्जो दीजिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे नाइट्रोजन है बेटा, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन 2 है, और सपोज करो बेटा ऑक्सीजन है 3/2O2, ठीक है। मैं इन्हें ना बॉक्सेस में बंद कर देता हूँ ताकि तुम्हें मेरी बात ज़रा अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे ये एक बॉक्स मैंने बंद किया, उसने मुझे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, ठीक है। ये मेरा रिएक्टेंट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब आप इंशाल्लाह पूरी बात समझ जाएंगे, ज़रा देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था इतनी देर से। अब देखें, सपोज करो बेटा अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना लें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आप सोचें अगर कोई चीज़ अपने एलिमेंट्स से बन रही है तो आप उसे कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। और से देखिएगा, अब बात समझ में आ जाएगी। फॉर्मेशन, सवाल यह है आप जिस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, 2, तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये बोल रहा हूं। दोबारा देखें, अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला करके H2O बनाते हैं सपोज, तो बेटा आप इसे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन रहा है ना। आपकी इक्वेशन में कितने मोल्स हैं वाटर के, 1, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहां लिखा होता 2H2O तो मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करता, दैट्स इट, ये बोल रहा हूं। अगर आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के HNO3 बनाते हैं, ये देखें बेटा ये प्रोडक्ट बनता है। सपोज करो आपने एलिमेंट हाइड्रोजन, एलिमेंट नाइट्रोजन और एलिमेंट ऑक्सीजन से क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड, तो आप इसे बोलेंगे दिस इज इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। आपको पता है आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप जिस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं बेटा उसमें नाइट्रिक एसिड 1 मोल ही है, एज इट इज रहने दें। आप देखें बेटा नाइट्रस एसिड, अगर आप H हाइड्रोजन से, आप नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से HNO2 बनाते हैं तो आप इसे कहेंगे इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड।
आप इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पता है क्यों? सर 1 मोल। क्योंकि 1 मोल ही है। अंडरस्टैंड? मेरा तीसरा वाला पॉइंट समझ में आया? अच्छा, इसमें आपको मैं एक दफ़ा और वो बता देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे 2 रूट्स बताओ कहाँ से कहाँ तक है, तो बेटा जिस जगह से एरोज इनिशिएट होते हैं वो आपका स्टार्ट होता है। आप देखें यहाँ पर सारे एरोज के टेल्स हैं बेटा, ये स्टार्ट हो गया। जहां एरोज आकर के मर्ज हो रहे हो, खत्म हो रहे हो, जहां सिर्फ एरोज के हेड हो, जिस जगह पे, वो आपका टारगेट होता है। ये लो, इससे एक और चीज समझ में आ गई आपको। स्टार्ट से टारगेट तक आपका हैसिस क्या बोलता है? हमेशा 2 रूट्स बनते हैं, रूट 1 रूट 2, और रूट 1 इज ऑलवेज इक्वल टू रूट 2। तो बेटा ये हो गया आपका रूट 1, ये हो गया आपका रूट 2। अब आप चेक करें रूट 1 में कौन कौन सी एनर्जीज आ रही हैं। रूट 1 का मतलब यूं, ये जो आपका NO2 और H2O है, ये देखिए आपने कहा 2 डेल्टा HF1 प्लस डेल्टा HF2 प्लस डेल्टा HR, ये आपका रूट 1 है। रूट 1, उसमें जो जो एनर्जीज आ रही हैं वो कहता है ये मैं 1 कह रहा हूं, इसे मैं 2 कह रहा हूं। रूट 1 इज ऑलवेज इक्वल टू रूट 2। रूट 2 को चेक करें बेटा, क्या क्या है? डेल्टा H3 डेल्टा HF4 इज इक्वल टू डेल्टा HF3 प्लस डेल्टा HF4। अब आप देखें, मैंने आपसे कहा बेटा आपके एग्जामिनर ने आपको फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दी हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर दी हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड दी हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड दी हुई थी। आपसे पूछ के आ रहा था डेल्टा HR, तो 4 चीज़ें गिवन है, एक चीज़ पूछ रहा है। तो बेटा अगर आप इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा HR आ जाएगा। रूट 1 इज ऑलवेज इक्वल टू रूट 2। ये कौन कहता है? हैसिस कहता है। रूट कैसे डिसाइड करते हैं बेटा? इसकी हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह और समझ में आ जाएगी आपको बात। तो हैसिस कहता है आप किसी रिएक्शन को 1 स्टेप में करें, 50 स्टेप में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंथैल्पी चेंज हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में मैं आपको हैसिस लॉ के क्वेश्चन, उनकी लॉजिक और उनकी टाइप्स बताऊंगा, कितने कितने तरीकों से हम लोग हैसिस लॉ के क्वेश्चंस देखते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।